हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल ऑफ लॉ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन एक्ट के बारे में। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन और किस सेक्शन के अंडर ये डिफाइंड है। उसके बाद हम कुछ प्रोविजंस देखेंगे जो कि वाटर एक्ट के अंदर दिए हुए हैं वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो विदाउट डिले चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट threats to human health and environmental sustainability. It occurs when harmful substances contaminate water bodies, degrading water quality and making it unfit for human use, aquatic life और ecological balance. वाटर पोल्यूशन तब होता है जब कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज वाटर बॉडीज़ को कॉन्टामिनेट करते हैं, वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं और इसको ह्यूमन यूज के लिए अनफिट कर देते हैं या फिर एक्वेटिक लाइफ के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। Water is life and its pollution is the poisoning of our future. जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने किसी जजमेंट में कहा था कि water is life and its pollution is the poisoning of our future. To tackle this, Parliament enacted the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the first major environmental legislation in India specifically addressing water pollution. इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इनेक्ट किया। ये पहला मेजर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इंडिया में था जो कि स्पेसिफिकली वाटर पोल्यूशन को एड्रेस करता है। मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन देखते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द वाटर एक्ट 1974, pollution means contamination of water or alteration of the physical, chemical or biological properties of water or discharge of any sewage or trade effluent which is likely to। यहाँ वाटर पोल्यूशन का मतलब ये दिया हुआ है कि contamination of water और अल्टरेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, या फिर किसी भी स्वेज को डिस्चार्ज करना और किसी भी ट्रेड इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करना जो कि क्या कर सकता है, इज लाइकली टू क्रिएट अ न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। री इंडर वाटर हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी, वाटर को पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के लिए हार्मफुल बना देता है। हार्मफुल टू डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और अदर यूजेज, डोमेस्टिक यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये हार्मफुल बन जाता है। हार्मफुल टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और एनिमल्स, प्लांट्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लाइफ और हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो जाता है। सो ये 2 क्लॉज ई में डिफाइंड है वाटर एक्ट के। अब हम कुछ प्रोविजंस देखते हैं जो कि वाटर एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की गई है ताकि जो भी इस एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स किया जा सके। सेक्शन 3 एंड 4 इससे डील करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB फॉर नेशनल पॉलिसी, गाइडेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बेसिकली काम ये नेशनल पॉलिसी बनाना फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन और गाइडेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB फॉर इम्प्लीमेंटेशन एट द स्टेट लेवल। जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई पॉलिसी बनाई फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो उसको स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। फॉर एग्जांपल CPCB इशूज वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट, स्टैंडर्ड्स फॉर इफ्लुएंट डिस्चार्ज एक्सेट्रा। दूसरा प्रोविज़न है कंसेंट मैकेनिज्म जो कि सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 में दे रखा है। ये कहता है नो इंडस्ट्री, ऑपरेशन और प्रोसेस शैल बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड टू डिस्चार्ज स्वेज और ट्रेड इफ्लुएंट्स इनटू अ स्ट्रीम, वेल, स्वेर और लैंड। इसमें ये कहा गया कि कोई भी इंडस्ट्री या फिर उसका ऑपरेशन और प्रोसेस वो बिना स्टेट बोर्ड के कंसेंट, प्रायर कंसेंट के इस्टेब्लिश नहीं होगा, या फिर कोई स्वेज और ट्रेड इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करना किसी भी वेल, स्वेर या स्ट्रीम और लैंड, ये भी अलाउड नहीं है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स मस्ट अप्लाई फॉर कंसेंट रिन्यूअल्स। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उनको जैसे एक बार उन्होंने इस्टेब्लिश किया, कंसेंट लेके किया और वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको जो कंसेंट रीन्यू कराने की ज़रूरत है, वो अप्लाई करके कंसेंट को रीन्यू करा सकते हैं। This is known as the consent to establish CTE and consent to operate CTO system.
थर्ड है पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ वाटर इफ्लुएंट्स, ये सेक्शन 21 में दे रखा है। बोर्ड्स कैन कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एनी स्ट्रीम, वेल और आउटलेट, बोर्ड्स के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्ट्रीम, वेल और आउटलेट से कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल्स। प्रॉपर प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड एंड रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट, जो कलेक्ट करेंगे सैंपल्स उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, और कलेक्ट करने के बाद उसका जो एनालिसिस होगा उसके बाद वो जो रिपोर्ट आएंगी उसको कोर्ट में यूज किया जा सकता है एज ए एविडेंस। फोर्थ है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, सेक्शन 23। ऑथोराइज्ड ऑफिसर में इंटर एनी प्रेमाइसेज, इंस्पेक्ट प्लांट्स, कलेक्ट एविडेंस एंड एग्जामिन रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये कहता है कि जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होंगे ना, वो किसी भी प्रेमाइसेस में इंटर कर सकते हैं, प्लांट को इंस्पेक्ट करेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेंगे रिलेटिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिफ्थ है प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ पल्यूटिंग मटेरियल, सेक्शन 24। ये कहता है नो पर्सन शैल नोइंगली कॉज और परमिट एनी पॉइजनस, नॉक्सोशियस और पल्यूटिंग मैटर टू इंटर इनटू एनी स्ट्रीम और वेल, वॉयलेशन अट्रैक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये जो प्रोविज़न है इसका जो वॉयलेशन होगा वो क्रिमिनल लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड क्लोजर ऑफ टैनरीज डिस्चार्जिंग इफ्लुएंट्स इन गंगा। सिक्स प्रोविज़न है इमरजेंसी मेजर्स, सेक्शन 32 में दे रखा है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन टेक इमीडिएट एक्शन इन केस ऑफ सीवियर पोल्यूशन थ्रेटनिंग लाइफ और प्रॉपर्टी। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इमीडिएट एक्शन ले सकती है इन केस ऑफ सीवियर पोल्यूशन जो कि लाइफ और प्रॉपर्टी को थ्रेटन करता हो। क्या क्या एक्शन ले सकती है इसमें इंक्लूडेड है रिमूव पोल्यूटेंट, जो भी पोल्यूटेंट होगा उसको रिमूव करना, या फिर डिस्चार्ज जो हो रहा था उसको प्रोहिबिट कर देगी, या फिर जो पोल्यूटिंग यूनिट है जिससे कि पोल्यूशन हो रहा था उसको क्लोज करने के लिए भी डायरेक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे सकती है। लास्ट प्रोविज़न है फंड्स, बजट्स एंड ग्रांट्स, सेक्शन 33। बोर्ड्स आर फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स अलाउइंग देम टू अंडरटेक प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड इन्फोर्समेंट। बोर्ड्स फाइनेंस्ड होते हैं थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट जो कि अलाउ करता है प्रोजेक्ट अंडरटेक प्रोजेक्ट रिसर्च के लिए और इन्फोर्समेंट के लिए। सो अब हम देखते हैं पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेज। तो सबसे पहला है फेलियर टू ऑब्टेन कंसेंट। अगर सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का वॉयलेशन है जिसमें कि ये बताया गया था कि आपको किसी भी इंडस्ट्री, ऑपरेशन और प्रोसेस को स्टैब्लिश करने के लिए पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, और अगर इसको वॉयलेट किया गया हो तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months, फाइन अप टू ₹10,000 एंड एडिशनल फाइन ऑफ ₹500 पर डे। दूसरा है कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, सेक्शन 24 में, जहाँ पे हमने देखा था कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मैटर, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 years है विथ फाइन। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर, सेक्शन 30। अगर बोर्ड्स के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं वो किसी भी प्रेमाइसेस में इंटर करते हैं, प्लांट को इंस्पेक्ट करते हैं, कलेक्ट एविडेंस करते हैं और उसमें कुछ उनके काम में कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उनको, तो वो पनिशेबल है, सेक्शन 30। रिपीट ऑफेंसेज, अगर कोई रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है तो ये सेक्शन 30 क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड है, इसके लिए मोर स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज़ है। अब हम केस देखते हैं। वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था प्रीकॉशनरी, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन केस 2000। द कोर्ट हेल्ड दैट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड वाटर इम्पैक्ट असेसमेंट नेसेसरी। कोर्ट ने कहा था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और वाटर इम्पैक्ट जो असेसमेंट है वो नेसेसरी है। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इंडस्ट्रीज डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड वेस्ट वेयर क्लोज्ड, पल्यूटर पेज प्रिंसिपल इन्फोर्स्ड। इसमें कोर्ट ने जो इंडस्ट्रीज़ थी जो अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज कर रही थी उनको क्लोज करने का डायरेक्शन दे दिया था कोर्ट ने, और पल्यूटर पेज प्रिंसिपल को इन्फोर्स किया था। पल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है पल्यूशन के लिए उनको पे करना पड़ेगा। सो कंक्लूजन देखते हैं अब। The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 is a landmark law providing a regulatory framework for preventing and controlling water pollution in India. ये एक लैंडमार्क लॉ है जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है
वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इंडिया में। हाउएवर इट्स ट्रू सक्सेस लाइज इन स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, पब्लिक अवेयरनेस एंड जुडिशियल ओवरसाइट। हालांकि ये जो एक्ट है ये तभी ये इन्फोर्स हो पाएगा जब इसके लिए कुछ ऐसे मशीनरी होंगे, पब्लिक की अवेयरनेस होगी, जुडिशियल ओवरसाइट होगी। क्लीन वाटर इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ अ राइट एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस एक्ट गिव्स इट लीगल फोर्स। जस्टिस BN कृपाल। क्लीन वाटर जो है वो कोई प्रिविलेज नहीं है, ये राइट है जो कि एम्बेडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो एक्ट है वाटर एक्ट वो इसको लीगल फोर्स देता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो मेंबर्स होते हैं उनके क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।